के विश्लेषण के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। तारुफ आपसे करा देते हैं। राजेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले राजेंद्र जी आपका रुख कर लेती हूँ। पंजाब में 63.44% मतदान हो चुका है। ये 5 बजे तक का प्रतिशत है। शुरुआत प्रतिशत से ही करते हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है, क्या इस पर आपका आकलन है? इस प्रतिशत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये बढ़ा है या फिर जस की तस बरकरार है? नहीं, देखिए, मतदाता ने उत्साह तो दिखाया है जी। अब पिछली बार से मुकाबले। ये समझते हैं कि लगभग जो है एक ही स्थिति में चल रहा है। तो मतदाता ने उत्साह दिखाया है। 63% जो है 5 बजे तक पहुंच गया है। तो लगता है कि 6 बजे तक की जो मतदान की लाइन में लगने की अनुमति है। तो इसके बाद 6 बजे तक जो मतदाता पहुंचेंगे और उससे लगता है कि उसके बाद तक जब सबको मतदान का अवसर मिल जाएगा तो लगता है कि 75-80% के बीच में जो है मतदान का प्रतिशत पहुंचना चाहिए। तो मतदाता ने अपनी रुचि दिखाई है और मुझे लगता है कि मतदाता अगर रुचि दिखा रहा है तो कोई अच्छे परिणाम की ओर जो है पंजाब जो है अच्छे परिणाम की ओर आगे बढ़ रहा है। इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो प्रदेश के लिए कुछ लाभदायक ही रहेंगे, ऐसा लगता है। यानी कि आपके हिसाब से एक अच्छा फिगर इसे कहा जा सकता है। हालांकि 5 बजे तक का है, लेकिन अभी और बढ़ने की इसकी संभावना है पूरी, क्योंकि अभी 6 बजे का भी आंकड़ा सामने आएगा। रमेश ठाकुर जी आपके पास आऊंगी मैं। और उत्तर प्रदेश के अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो फिलहाल 57.57% शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छे संकेत है? देखिए दीपिका जी, इसको अच्छे संकेत तो नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन और जो दूसरे जो दल हैं, कोशिशें तो बहुत हुई थी, बड़ा प्रचार हुआ था कि ये जो प्रतिशत है 70 अबव या 80 तक पहुंचना चाहिए, कमोबेश वैसा होता नहीं दिख रहा है। ये जो पहला चरण जो दूसरा चरण जो बीता है, मुझे लग रहा है उसके इर्द गिर्द ही रहेगा। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा पहले 2 चरण जो बीते हैं उससे कहीं थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे रहेगा। क्योंकि 3-4 बजे तक आपने देखा करहल की सीट हो गई, जसवंत नगर की सीट हो गई और जितने भी जो आसपास के जिसको जाटलैंड कहा जाता है, क्योंकि हमारा भी इलाका बरेली आता है तो आसपास की चीजें हैं, आबो हवा में पता होती है। देखो 70% अगर मतदान कहीं पे हो जाता तो ये कहा जाता है वो कि सत्ता विरोधी उसको माना जाता है। तो मुझे लग रहा है किसी 2-1 सीटों पे ये 70% तक ये पहुंच सकता है। लेकिन उतना उत्साहजनक नहीं है जितना इलेक्शन कमीशन ने कोशिश करी थी और बाकी दलों ने भी कोशिश करी थी। सुबह ये पता चल रहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग बाहर निकल के आए थे, वो खुद ही घर घर जाके ये कह रहे थे कि मतदान करिएगा और कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि इतना जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ये आज चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि इसमें अवध का भी इलाका आता है, बुंदेलखंड का भी इलाका टच करता है और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो उसको टच करता है। तो ये सारी मिली जुली जो हवा है, मुझे लग रहा है उसके बावजूद भी अगर 70 तक नहीं जा पा रहा है तो ये इलेक्शन कमीशन को दोबारा से इसको सोचना पड़ेगा कि ये मतदान से आखिरकार जनता पीछे क्यों हट रही है, क्यों नहीं कर रही है। लेकिन इसके अगर पैरेलल अगर हम देखें तो पंजाब की जिस तरीके से तस्वीर आ रही है, कुछ जिले ऐसे भटिंडा हो गए, फाजिल्का हो गया और ये ऐसे चंडीगढ़ और 3-4 ऐसे जो जिले हैं, वहां से तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही हैं कि वहां पे मतदान बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें जो भाग लिया है। तो मुझे लग रहा है दीपिका, इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार के जो लोग जो निकल रहे हैं साइलेंट बहुत है कि उनका वोट कहाँ पे जा रहा है, उनके किनके पक्ष में है, ये कहना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लग रहा है जो प्रेडिक्शन हम लोगों ने लगाए नहीं बैठे हैं, रमेश जो जी, अब समीक्षक देखिए प्रेडिक्शन तो अभी तक अब प्रेडिक्शन ही किए जाएंगे क्योंकि तस्वीर तो 10 मार्च के बाद ही साफ होगी। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि मतदान प्रतिशत इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि तैयारी उस हिसाब से की गई थी।
राहुल लाल जी, आपका रुख करूंगी। प्रतिशत आपने जान लिया 5 बजे तक का, और जिस तरीके से बाकी मेहमान कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो 57% के करीब यहाँ पर मतदान प्रतिशत रहा है। इस पर आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? और जैसे कि रमेश जी कह भी रहे हैं कि ये कोई खास संकेत नहीं है, ये और बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी इतने पे सिमट के रह गया है तो अच्छा संकेत नहीं है। इसके क्या कारण हम माने, और इस पर आपका विश्लेषण क्या रहेगा? देखिए दीपिका जी, ये बात तो सही है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन लगातार पूरा प्रचार प्रसार करता रहा है कि चुनाव में वोटर्स टर्नआउट काफी ज्यादा हो, उस दृष्टि से ये कम है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2017 के तुलना में ये संख्या हम लोगों को थोड़ी बढ़ी हुई दिखेगी। लेकिन जो पंजाब के आंकड़े दिख रहे हैं, देखिए पंजाब के आंकड़े बड़े रोचक हैं। जब शुरुआत में सुबह 9 बजे देख रहे थे तो वो 5% पे लगभग वहां पे एवरेज आंकड़ा आ रहा था, और उत्तर प्रदेश का 10% आ रहा था। 1 बजे तक हम लोग देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश आगे चल रहा था, पंजाब पीछे चल रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि पंजाब में जो चुनाव होते हैं वो अच्छा खासा जम के वोटिंग होती है। अगर हमें 2017 के आंकड़े लूं तो लगभग 78% वहां पे वोटिंग 2017 में भी हुई थी। तो उस दृष्टि से मैं देख रहा था कि काफी कम था, लेकिन अचानक से शाम होते होते वो आंकड़े काफी बढ़े हैं। लेकिन क्या अभी भी पंजाब को लेके भी ये मेरा सवाल है कि क्या वो एक तरह से जब फाइनल आंकड़े हम लोग देखेंगे तो क्या वो 2017 के आंकड़ों को पार करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि अभी भी वो 2017 के 78% से वो पीछे दिख रहा है, वो आंकड़े अभी भी। उत्तर प्रदेश में देखिए एक तरह से तमाम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन यहाँ पे एक तरह से वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कमशाई होता हुआ रहा है। हमें अभी भी देख के लग रहा है कि शायद बहुत सारे मतदाता आखिरी क्षण में जाएं। तो ये पिछले बार से हमें ये संख्या सुबह से ही मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ, चाहे आप 2017 के 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे का आप तुलना करें तो इस बार का संख्या ज्यादा जा रहा है। तो उस दृष्टि से तो ये पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, अगर लोकतंत्र में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तो फिर ये 70% से अगर कम रहेगा तो ये चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल। और राजेंद्र जी देखिए, क्योंकि पंजाब की बात कर रहे हैं राहुल जी, और देखिए अभी बढ़ने का भी अनुमान बताया जा रहा है कि प्रतिशत अभी बढ़ जाएगा, लेकिन इस बार देखिए हमने पंजाब में प्रचार भी देखा, बयानबाजी भी देखी। तो क्या जिस तरीके से बयानबाजी थी और जिस तरीके से प्रचार किया गया, उसका प्रभाव मतदान पर पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए मतदाता पंजाब का बड़ा जागरूक है। ये एक सीमांत प्रदेश है पंजाब, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। एक करीब 650-700 किलोमीटर सीमा शेयर करता है। कई तरह की समस्याओं से पीड़ित है। आतंकवादी हमले हुए हैं, एक बड़ा लंबा दौर जो है आतंकवाद का इस प्रदेश ने झेला है, और पाकिस्तान की जो करतूतें हैं वो तमाम झेलता है। ड्रग स्मगलिंग है, आतंकवादियों की घुसपैठ है, ड्रोन हमले हैं। तो वो पंजाब बहुत जागरूक है। पंजाब ये फैसला करना चाहता है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी अच्छी मजबूत भागीदारी के साथ एक जिम्मेदार किसी राजनीतिक दल को सत्ता सौंपी जाए, ताकि प्रदेश की जो तमाम समस्याओं का समाधान हो, और वो राजनीतिक दल जो विदेशी करतूतें हैं और जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, एक तरह से उनका भी मुकाबला कर सके। तो ऐसी स्थिति है तो स्वाभाविक है कि पंजाब के मतदाता में उतना उत्साह होना चाहिए था, और इससे ज्यादा भी हो सकता होना चाहिए। लेकिन जितना दिखाई दे रहा है वो भी काफी कुछ संतोषजनक है। नहीं, अगर संतोषजनक है और ये बढ़ रहा है तो फिर इसके क्या संकेत माने जाएं? ये एक सुखद संकेत आप बता रहे हैं, तो इसका अगर एकदम से, क्योंकि देखिए जब घटता है प्रतिशत तो भी उसके कारण रहते हैं, और जब बढ़ता है प्रतिशत तो भी उसके कारण रहते हैं, और अगर यहाँ पर प्रतिशत बढ़ रहा है तो क्या संकेत, क्या कारण माने? नहीं, आमतौर पर एक धारणा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो कोई सत्ता परिवर्तन के लिए बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कोई हमेशा नहीं है। कई बार इसके अपवाद भी हो जाते हैं। तो अब देखने की बात है कि मतदाता का फैसला क्या है, क्योंकि अभी पंजाब का जो राजनीतिक अखाड़ा है, चुनावी अखाड़ा, वो बहुत ही बहुद्रवी मल्टीपोलर हो गया। कई राजनीतिक दल जो है स्टेक होल्डर हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं, जिनके अपने चुनावी वादे भी हैं, और उस तरह के वादे हैं जो लोगों को लुभाने वाले भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखना है कि मतदाता ने आखिर किसको चुना है। ये फैसला तो मतगणना से ही पता चलेगा। बिल्कुल। रमेश जी देखिए, क्योंकि अब लगातार हमने देखा भी कि जैसे जैसे चरण आगे बदले, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी आप देखेंगे, मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा कौन से वो मुद्दे हैं जो मतदाताओं के दिमाग में चल रहे हैं और दिमाग में रहे हैं, जिनको देखकर उन्होंने मतदान का प्रयोग किया है? सबसे ज्यादा क्या प्रभावित मतदाताओं को इस बार करता हुआ नजर आया है आपको?
देखिए दीपिका जी, जो हम लोगों ने चुनाव अब तक देखे हैं, जो हमारा अनुभव रहा है, मुझे लग रहा है चुनावी इतिहास में ये चुनाव पहला ऐसा हो रहा है जो बिना मुद्दों के हो रहा है। इसमें जिन्ना गन्ना, अब्बा डब्बा चब्बा, इस तरीके के अलावा कोई चीजें सामने आई नहीं जी। राजेंद्र जी भी ठीक कह रहे हैं कि जब प्रतिशत जब बढ़ता है चुनावों का, तो कभी कभी सत्ता विरोधी का अपवाद भी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां इस बार की कुछ बदली हुई है। ये अगर पंजाब के स्टेट की बात करें तो उसके लिए थोड़ी सी बदली हुई दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है कि बीते 5, 7, 8 महीनों में जो वहां पे हुआ, जो राजनीतिक अखाड़ा और राजनीतिक नूरा कुश्ती वहां पे हुई कांग्रेस के अंदर, दूसरी पार्टियों के अंदर, वो लोकतंत्र में किसी भी जनता, किसी भी स्टेट के लिए नहीं होनी चाहिए। जब आप आपस में ही लड़ोगे तो जनता का विकास कैसे होगा, आप सरकार को कैसे चलाओगे? यदा कदा ये चीजें हमने देखी कमोवेश। होता क्या है, ये चीजें जब हो रही हैं तो वहां की जो पंजाब की जो जनता है वो निश्चित रूप से इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए तीसरी पार्टी जो है, नई नवेली, जो 5-7 साल पहले जो आई है आम आदमी पार्टी, उसकी तरफ लोग इस बार ज्यादा देख रहे हैं। मेरी ससुराल है पंजाब बठिंडा में, तो मैं भी, मेरी बात हो रही थी, तो जो हम सोच रहे थे वोटिंग मतलब उस हिसाब से उसके बहुत विपरीत हो रही है। तो मुझे लग रहा है 10 तारीख का जो चुनाव जब रिजल्ट आएगा तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके जो नतीजे जो आएंगे, जो हमने सोचा हुआ उससे बहुत ही अलग होंगे, क्योंकि वहां कुछ इतना इंस्पेक्टेड चीजें होने वाली हैं। ये मुझे लग रहा है 10 तारीख की जो मुकर्रर डेट है चुनाव की रिजल्ट की, उसके बाद पता चलेगा। अगर यूपी के में आते हैं, यूपी में जिस तरीके से 2 चरण बीते, उसके बाद में विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके चेहरे, उनके बॉडी लैंग्वेज जो उनके नेताओं के बदले हैं। एक ऐसा जो ज्यादा कोई मायने भी नहीं रखता है, कोई जिला या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वहां पे सीएम को खुद 2-2, 3-3 बार आना पड़ रहा है। वहां पे रक्षा मंत्री को भी जाना पड़ रहा है, बड़े नेताओं को जाना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली से फ्लाइटें डेली हर 10 मिनट के अंदर लखनऊ के अंदर पहुंच रही हैं। तो उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी कितना इंपॉर्टेंट लेके चल रही है और कितनी महत्व उसको दे रही है, ये देखने वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात है, 2 चरणों में उनको ये लग गया भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ पे जितना हम लोग सोचे बैठे थे उतनी चीजें हमारे पक्ष में नहीं आ रही हैं। तो तीसरे चरण में उन्होंने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकी। लेकिन आज तीसरा चरण जिस तरीके से यूपी में हो रहा है, ये 16 जो जिले हैं, यहाँ पे आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भारतीय जनता पार्टी का इतना कोई एक कमिटेड कोई भी वोटर यहाँ पे नहीं रहा और इतना दमखम भी नहीं रहा। 2017 में जो चीजें हुई वो 2019 में नहीं हो पाई। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके करहल सीट के पता है, करहल सीट पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल जाएगी, वहां से जमानत भी जब्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे दिल्ली से एक नेता को भेजना, एसपी बघेल को उनके साथ में खड़ा करना, तो ये बताता है कि ये मौजूदा चुनाव को कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। इसके असर तत्कालिक नहीं दिखाई देंगे। मुझे लग रहा है 1-1.5 साल जब बीतेगा तो फिर लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी शुरू हो जाएगी, वो मुझे लग रहा है इसका असर तब तक दिखाई देगा। लेकिन जो इस बार आज मुझे लग रहा है थोड़ी देर के बाद में ये तय हो जाएगा कि आने वाले जो वक्त है, जो बाकी जो 4 चरण और बचे हुए हैं, वो हवा किस दल के पक्ष में जाएगी, ये थोड़ी देर बाद में मुझे लग रहा है बिल्कुल तय हो जाएगा। राहुल जी, जिस तरीके से देखिए रमेश जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे चरण बदल रहे हैं वैसे वैसे वोटर्स को लुभाने के लिए समीकरण और भाषणों की टोन भी बदलती हुई नजर आ रही है, ऐसा आपको भी लग रहा है क्या? दीपिका जी, देखिए मैं उत्तर प्रदेश पे तो आऊंगा, लेकिन चूंकि हम लोग मतदान प्रतिशत पे चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा मैं फिर से पंजाब जाऊंगा, फिर मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। देखिए पंजाब में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो मत प्रतिशत है, देखिए पंजाब लगातार एक तरह से जो है कि सत्ता बदलता है, लेकिन हम लोग अगर 2012 में हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि उस समय अकाली दल और बीजेपी की सत्ता जो है वो रिपीट हुई थी। तो उस समय भी जो मत प्रतिशत था वो लगभग 77-78 उसी के आसपास रहा। और 2017 में जब एक तरह से उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया तब भी मत प्रतिशत उसी स्तर पे रहा। लेकिन इस बार जो अब तक की संख्या दिख रही है, अब ये सवाल इसमें सबसे ज्यादा ये उठ रहा है कि अभी हम लोग 65% के आंकड़े देख रहे हैं, तो क्या 6 बजने के बाद जो टोटल वोटर्स वहां पे पहुंचेंगे तो वो पुराने 78% तक पहुंचेंगे? हो सकता है पहुंच भी जाए। तो पुराने संख्या पे अगर वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी एक हम लोग को गैप हम लोगों को नजर आ रहा है।
देखिए 75% तक तो पहुंचता हुआ हमें नजर आ रहा है कि वहां तक संभवतः पहुंच जाए, लेकिन क्या वो 78-80 वाले रेंज में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। देखिए पंजाब की राजनीति में अगर मैं देख रहा हूं कि वहां पे दो जो दल आपस में टकरा रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों की अपनी अपनी समस्या है। रमेश ठाकुर जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में आंतरिक गुटबंदी देखा, ये कांग्रेस की समस्या रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ भी एक समस्या है कि अगर हम लोग पंजाब को जब बांटते हैं तो पंजाब को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, मालवा, माझा। तो मालवा वाला जो रीजन है वो 69 सीट्स हैं उसमें, 117 में से 69 उसी में, माझा में जो है 25 है, और द्वाबा में जो है 23 सीट्स हैं। तो एक तरह से 3 हिस्से का जो बटा हुआ हिस्सा है उसमें अभी तक आम आदमी पार्टी जो है कि मांझा और द्वाबा वाले सेक्शन में जो है कि उसकी बड़ी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। द्वाबा में कभी कभी प्रकट होती भी 1-2 सीट, वो 20%, 21%, 22% होती भी, लेकिन वो पीछे हो जाती है। लेकिन जो दूसरी अकाली दल है और जो कांग्रेस है वो एक तरह से आपको तीनों सेक्शन में नजर आती है, लेकिन अकाली दल का भी जो हम लोग देखें कि कहीं कहीं वो बीच वाला जो सेक्शन है उसमें वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो आम आदमी पार्टी के साथ ये कि माझा और द्वाबा में उसका संगठन नहीं है, तो अब उसके क्या वो केवल 69 सीट्स, हालांकि 69 सीट्स मालवा काफी बड़ा सेक्शन है, क्या उसमें वो इतनी सीटें ला पाएंगी कि वो सरकार बना लेगी, ये उसकी चुनौती है। और कांग्रेस जो कि तीनों रीजन में बहुत अच्छे से मौजूद है, उसको हराने वाले कहीं से कोई बाहरी नहीं है, उसके अंदर ही जो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अलग अलग, अगर वो कांग्रेस के भीतर गुटबंदी ना होती तो कांग्रेस की स्थितियां बड़ी बिल्कुल, यानी कि पंजाब की बदलती हुई तस्वीर के साथ साथ राजेंद्र जी हर एक पार्टी के लिए कड़ी चुनौती इस बार, और कितना बदला चुनाव इस पंजाब का आप देख पा रहे हैं, और क्या भविष्य पंजाब का आप आंक पा रहे हैं इस तरीके से, अगर प्रतिशत भी सामने आ रहा है और जिस तरीके से हमारे दोनों मेहमान चर्चा भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस बार पोलर जो पॉलिटिकल जो चुनावी अखाड़ा है ना, उसमें 2, 3, 4 तक पहुंच गए जो सत्ता के दावेदार हैं, और वो काफी अपनी हैसियत भी रखते हैं, उनका अपना कैडर वोट भी है। तो ऐसी स्थिति में अब आम आदमी पार्टी पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं कि वो ही सरकार बनाने की स्थिति में। देखिए आम आदमी पार्टी ने 2014 से यह चुनाव की शुरुआत की, तो उस समय 25% वोट मिला उनको और 4 लोकसभा सीट मिली। इसके बाद जब उनको 2019 में उनका जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो 2017 में गिरकर उनका 24-25% से 24 कुछ रह गया। और फिर जब 2019 के चुनाव में उनको एक लोकसभा सीट मिली और 7.5% से थोड़ा कुछ ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट रह गया। तो ऐसी स्थिति में अब आम आदमी पार्टी, अब ये चौथा चुनाव है उसका, तो क्या कह सकते हैं, वो मालवा क्षेत्र से बाहर निकल नहीं पाती पार्टी। दोआबा और माझा में जो पंजाब के 2 और क्षेत्र हैं, वहां भी सीटें हैं, करीब 25 और 23 करके इस तरह से करीब 48 सीटें बनती हैं। तो 48 सीटों में उसका कोई शेयर नहीं, उसको पिछली बार 2 सीटें मिली थी, और उधर मालवा में ठीक ठाक मिली, वो 20 सीट लेकर वो मुख्य विपक्षी दल बनकर रह गई आम आदमी पार्टी। इसके बाद उसके एमएलए जो है छोड़कर पार्टी को कहीं कांग्रेस में चले गए। तो ऐसी स्थिति में अब जो आम आदमी पार्टी का दबाव है, दावा है, और उसका अपना एजेंडा है, मांग पत्र भी है, वो जो घोषणा पत्र है उसकी भी अपनी एक अच्छी स्थिति है, लोक लुभावन है। बिल्कुल लोक लुभावन यहाँ पर मैनिफेस्टो भी लाए गए, और जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि आकलन करना बहुत मुश्किल है, और वाकई में आकलन अभी किया ही जा सकता है क्योंकि तस्वीर तो बाद में ही साफ होगी। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए।